अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी विद डॉक्टर आसिम शाह के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिम शाह हाज़िर है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हर हफ्ते हम दिखाते हैं और इस प्रोग्राम में हर हफ्ते हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी नाज़रीन सुसाइड के बारे में, और उसमें ये भी ज़िक्र में आया कि स्ट्रेस का एलिमेंट जो है वो बहुत बड़ा है सुसाइड के लिए। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस की और कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रेस के। और हमारे साथ एक मेहमान है जो हमारे साथ पहले भी थे पिछले प्रोग्राम में। वेलकम डॉक्टर सोहेल अब्बास गिलानी। डॉक्टर गिलानी, आप जो है डाउ के 1991 के ग्रेजुएट हैं और वर्मोंट हेल्थ सेंटर से इनका ताल्लुक है और प्लेट्सबर्ग न्यूयॉर्क में रहते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। तो ये बताएं कि पहले ये बताएं कि स्ट्रेस है क्या। देखिए आसिम, मैं किसी भी ऐसी चीज को स्ट्रेस कहूंगा जो इंसान के दिमाग पर इस तरह असर करे, जो उसको प्री ऑक्यूपाई करे, उसे परेशानी का शिकार करे, उसे अपने बारे में अनसर्टन और डाउटफुल कर दे, उसे अनईजी करे, उसे एंजाइटी, एक परेशानी दे। बहुत किस्म के स्ट्रेस हो सकते हैं। रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो सकता है, काम से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है। इंसान तो वो चीज है जिसका किसी भी चीज के साथ लेकर उसका स्ट्रेस उसके सामने आ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मेरी स्ट्रेस मैनेजमेंट की कैपेसिटी क्या है, मेरी पर्सनैलिटी किस तरह की है, मैं किस तरह स्ट्रेस को रिएक्ट करता हूँ। इट्स अ बिग टॉपिक। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि वैसे हम समझते हैं कि स्ट्रेस जो है वो हमेशा गलत चीज है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस तो जिंदगी के लिए नॉर्मल है और अच्छा है। क्योंकि अगर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा तो आपको कोई मोटिवेशन नहीं होती, कोई डिजायर नहीं होती काम करने की। अगर आप इसका करें मुआवजना, कोई स्पोर्ट्समैन है, अगर उसको स्ट्रेस होगा जीतने का तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। या अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको स्ट्रेस है अच्छी परफॉर्मेंस का, प्रमोशन का, तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज गुड, मगर वो जब ज्यादा हो जाता है तो फिर वो मसला क्रिएट करता है। चलिए, ये तो स्ट्रेस की डेफिनेशन होगी। अब जो स्ट्रेस लोगों को होता है, हम उसे कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, उसमें क्या करना चाहिए? आसिम, सबसे पहले तो मैं इस चीज का डिस्क्लेमर करूं कि हम ये जो इस वक्त टॉक कर रहे हैं, दिस इज नॉट साइको एनालिसिस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साइको एनालिसिस, वी आर नॉट इवन ट्रेनिंग पीपल ऑन हाउ टू काउंसल। ये सिर्फ एक ऐसी चीज जो बहुत सालों पहले मैंने किसी से सुनी, किसी वन ऑफ माय सुपरवाइजर्स, तो मैं चाहता हूं कि वो लोगों तक इंपार्ट करूं, क्योंकि बड़ा कॉमन सेंस वाली चीज है। जब मैंने खुद इस चीज के बारे में सुना था तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की चीज है, लेकिन साथ साथ अफसोस भी हुआ कि ये मुझे किसी से समझनी पड़ी। हमारे कल्चर, जो हमारा कल्चर है पाकिस्तानी कल्चर, ये बड़ा टॉकिंग कल्चर है, हम बात करने वाले लोग हैं। उसमें अगर हमें किसी और से ये सीखना पड़े कि बात कैसे करनी है, तो कहीं ना कहीं समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। हमें लोगों को पढ़ाना चाहिए कि कैसे बात की जाए, ना कि ये कि हमें इनसे सीखना पड़े आकर। खैर, टू कट इट शॉर्ट, between talking and talking the right way, and we may not be doing the second, right? जी। तो इससे पहले मैं आपको कहूं कि एक सलमान अख्तर का शेर है। सलमान अख्तर एक वन ऑफ द साइको एनालिस्ट, उनका एक शेर है कि खुल के बातें करें, बताएं सब, कोई तो हो जिसे सुनाएं सब। सलमान अख्तर साहब पेंसिल्वेनिया में ही रहते हैं। उनके भाई जावेद अख्तर शबाना आजमी की शौहर हैं इंडिया में और बहुत मशहूर साइकाइट्रिस्ट हैं। And I know him personally very well too. So thank you for sharing that. तो उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि हम बात कैसे करें लोगों से। हमारी सबसे ज्यादा एंजाइटी कहाँ होती है? जब कोई हमसे बात करना चाह रहा होता है तो प्रॉब्लम ये होता है कि जो बात करना चाह रहा होता है उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ होती है, और जो बात सुन रहा होता है उसकी अपने आप से एक्सपेक्टेशन कुछ होती है। जब लोग हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि दूसरा इंसान अपनी सारी परेशानियां मुझ पर डंप कर देगा, मुझसे पूछ लेगा कि ऐसे कर लो, क्या करूं क्या ना करूं, कोई एडवाइस मांग लेगा। अब हर आदमी को लगता है कि मैं ऑन द स्पॉट चला जाऊंगा अगर मैं किसी के साथ बात करूं। हो सकता है कि मैं उसे अच्छा मशवरा ना दे पाऊं, हो सकता है कि मैं उसकी बात समझ ना पाऊं, हो सकता है कि वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हो जो मैं उसे ना दे पाऊं। तो वो मेरी अपनी एंजाइटी होती है। मैं चाहता हूं लोग ये सुने कि अपनी एंजाइटी को थोड़ा सा ठंडा करके रहना बड़ा जरूरी है। पहले अपने ऊपर काम करना जरूरी है लोगों से बात करने से पहले, कि अपने आप को बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन से निकालना जरूरी है। जब मुझसे कोई बात करना चाहता है आसिम, तो वो उसके कुछ जहन में चीजें होती हैं, अलग अलग डेप्थ के लेवल है।
सबसे पहले वो ये चाहता है कि कोई एक इंसान मेरे साथ बैठे और मेरी बात सुन ले, नंबर 1। नंबर 2, उसे लगता है कि वो ना सिर्फ मेरी ये बात सुने बल्कि वो मेरी बात को समझ ले। और जो सबसे ज्यादा इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि जब इंसान किसी को अपनी बात सुनाता है तो अंदर से एक दिल में फीलिंग होती है एज ए ह्यूमन बीइंग कि उसको भी थोड़ा सा दर्द हो जाए, जो मैंने कहा उसका सुनने वाले को भी थोड़ा सा दर्द हो जाए। इस सिचुएशन को अगर हम जहन में रखें कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और जो बोलने वाला है, ये सुनाने वाला है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे, तो मामला काफी आसान हो जाएगा। अब इसमें यह है कि सबसे पहले तो यह है कि जिससे भी बात करें उसके साथ कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह पे बैठें जो जरा खामोशी वाली हो, सिर्फ जो कहने वाला है उसकी आवाज आनी चाहिए। इसके अलावा जितनी डिस्ट्रैक्शन होगी तो उस कहने वाले को उतनी थेरेप्यूटिक फीलिंग नहीं आएगी कभी भी। तो कोशिश करें कि कि अगर आप न्यूट्रल जगह लें जिसमें डिस्ट्रैक्शन ना हो तो जो भी आप बात करेंगे उसका इफेक्ट या उसका असर ज्यादा होगा और वो ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी हो पाएगी। बजाय से कि अगर आप मार्केट में बैठ के बात कर रहे हैं, बराबर में शोर हो रहा है तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, उस बात की वो वैल्यू नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। दूसरी चीज यह है कि जो इंसान बोल रहा है उसको 3-4 मिनट 5 मिनट बोलने दें। हमेशा ऐसा लगता है, डर लगता है सुनने वाले को कि अगर बोलने वाला 20 मिनट तक बोलता रहा तो मैं क्या करूंगा, अगर 25 मिनट तक बोलता रहा तो मैं क्या करूंगा, क्या मेरे पास इस वक्त घंटा तो नहीं है। तो अक्सर ज्यादातर देखने में ही आता है कि लोग 2 मिनट 3 मिनट अपनी बात, लोगों को लग रहा होता है कि मेरी थॉट्स इतनी सारी हैं, परेशानी वाली हैं कि मैं शायद ये बात कह ना पाऊं, लेकिन वो 2-3 मिनट के बाद आदमी खामोश हो जाता है। साइकियाट्री में यही होता है कि मुझे याद है हमारे सुपरवाइजर हमेशा कहते थे कि लेट द पर्सन टॉक 5 मिनट फ्री एसोसिएशन, 5 मिनट्स। उसके बाद फिर आप बेशक इंटरजेक्ट करें, लेकिन थोड़ा सा उससे आपको आइडिया होता है उस दूसरे आदमी के फ्रेम ऑफ माइंड का कि वो कहाँ है। ठीक है, उस पे तो आपने जगह सेलेक्ट कर ली कि जो कि न्यूट्रल जगह है, पीछे शोर शराबा नहीं है, काम है। दूसरा आपने थोड़ा उनको फ्री एसोसिएशन का टाइम दिया, कोई 2-4 मिनट 5 मिनट। ठीक, बिल्कुल। इस पे मैं अक्सर जब ये सुनता हूं ना कि थोड़ा टाइम दे दूसरे को, खामोशी से सुने, तो मुझे मोहसिन भोपाली का एक शेर याद आता है। वो कहते हैं कि फिजा महवे समात है, हंसी होठों को नगमा रेज रहने दो, निगाहें नीची रखो और मुजस्सम गोश हो जाओ, अगर जुम्बिश लबों को दी तसलसल टूट जाएगा। खामोश, थोड़ी देर सुन लें, उसके बाद जो कुछ भी किसी इंसान ने जो आपको सुनाया है उसको एक 3 लाइनों में समराइज करें। कोई एडवाइस ना दें, सिर्फ समराइज करें, उसका खुलासा बयान करें छोटा सा। उससे फीलिंग ये आती है कि जिस आदमी ने मेरी बात सुनी उसने कुछ दिमाग में उसको एसिमिलेट किया और उसका एक खुलासा बना के दिया। जब खुलासा बना दे तो दिल से कहें कि किस बात पर तकलीफ हुई थी। जैसे मेरे एक पेशेंट था, मैं अक्सर लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि उसने मुझे पूरी सारी कहानी सुनाई। इट वाज वेरी पेनफुल स्टोरी कि क्या हुआ, घर में आग लगी, बच्चे जल रहे थे, इतनी तकलीफों से वो लोग गुजरे। तो जब मैंने उससे जिक्र किया कि मुझे जो आपकी पूरी बात आपने बताई, समराइज करके मैंने उनको कहा कि जो पूरी बात आपने मुझे बताई उसमें जो वो बच्चों के जलने वाली बात थी ना, उसमें बड़ी तकलीफ हुई। तो उससे वो अचानक से ही स्टार्टेड क्राइंग वहीं पे। तो जब बात दिल से दिल की राह होती है ना, जो दर्द का रिश्ता बनता है, इसको दर्द का रिश्ता कहते हैं, कनेक्टिंगनेस जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, एक्टिव लिसनिंग। वहां पे जो दर्द का रिश्ता बनता है ना कि आपको आप बताएं कि मैंने क्या सुना आपकी बात में, और दूसरी बात कि वो बात सुनकर कहां पे यहां तकलीफ हुई, वो इंसान को सुनना बड़ा जरूरी है। उसको देखिए, साइकियाट्री की सूरत में इस बात को अगर आप देखें तो रेपो बनाना या एक तरह से ताल्लुक बनाना बहुत जरूरी होता है। और वो आप जब बात किसी से करते हैं तो आपको यूजुअली कोई एक ना एक चीज ऐसी मिल सकती है या मिल जाती है कि जिससे आप ताल्लुक या रेपो बना सकते हैं और बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे वो दुख का रिश्ता हो, चाहे कभी वो कोई खुशी का रिश्ता हो, स्पोर्ट्स की लाइकिंग हो या कुछ और हो, कोई ना कोई रिश्ता आपको ऐसा मिलता है कि जिससे ताल्लुक आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हो गया एक बेसिक समरी एंड लिसनिंग। जो सुनने वाले हैं उनको समझ आ गया होगा कि सुनना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है किसी की बात। और ये एक इंसान को एक गिफ्ट है सुनना और उसकी बात को समझना और उसकी बात को दिल में थोड़ी देर महसूस करना। ये एक छोटी सी चीज है, इसमें कुछ नहीं लगता और इसके अंदर कोई बड़ी ट्रेनिंग नहीं चाहिए, इसके अंदर कोई पैसे नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये है कि कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए बात करते वक्त किसी से,
एक यह है कि किसी को प्रीमेच्योर रीअश्योरेंस ना दें जो आपको नहीं पता। जैसे अक्सर हमारे लोगों में हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि अरे कोई छोटी सी बात है, हो जाएगा। किसी की बात को छोटा ना करें, किसी की बात को मिनिमाइज ना करें, किसी को ऐसी एडवाइस ना दें जो आपको नहीं पता। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अपनी जजमेंट हटा के रखना जरूरी है किसी पे, क्योंकि अगर आप जज करोगे किसी को, किसी ने कहा कि मैंने फलाने दिन ये हुआ, मैंने पूरी बोतल अल्कोहल की पी ली, अगर आपने उसको जज किया वहां पे तो वो पता लग जाएगा। जज ना करें। हमें कल्चर के अंदर, अपने कल्चर में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस करानी है आसिम, वो ये है कि हम सच को कैसे देखें, ट्रूथ को कैसे देखें। जहां भी हमने सच को एज ए कंप्लीट सच देखा, वहीं से वो डायलेक्टिकल थिंकिंग लूज करते हैं। हम जब भी देखें हम कहते हैं कि ये एक पर्सपेक्टिव है किसी का, ये पूरा पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता, इसको कोई और देखेगा तो थोड़ा इस तरह से देख लेगा। उससे देखने का फायदा क्या होता है कि उससे बात आगे बढ़ने का एक चांस होता है। किसी की बात को सुनना, समझना और उसके बाद को आगे देखने का चांस होता है हमारे। जहां हमने जजमेंट रखी वहां हम आगे नहीं देख पाएंगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है असम कि आपकी खबर करानी होगी बात, क्योंकि वक्त का वक्त आ रहा है। जरूर चाहूंगा कि नाज़रीन थोड़ा सा समराइज करके फिर इसको आगे लेके चले। तो आपने जो बातें बताई, हमने बात शुरू की थी स्ट्रेस से कि स्ट्रेस की क्या डेफिनेशन है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस जरूरी है इंसान के लिए, और स्ट्रेस की जो एक अहम वजह है वो ये कि लोगों का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस बहुत बढ़ता है। लोगों को अंदाजा नहीं होता कि कैसे एक दूसरे आदमी से बात करनी चाहिए। उसमें आपने जो 3-4 अभी तक पॉइंटर्स बताए हैं, एक तो ये कि आदमी कोशिश करे कि ऐसी जगह, अगर कोई अहम बात कर रहे हैं तो ऐसी जगह करे जहाँ शोर शराबा ना हो और थोड़ी सी एक कामनेस हो। फिर ऐसे दूसरे आदमी को बोलने का मौका दे ताकि आप उनका ट्रेन ऑफ थॉट सुन सके। फिर दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने बात की, जो कि हमारे साइकियाट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हम जज ना करें लोगों को, जजमेंटल ना हो। हमारा काम जजिंग नहीं है, हम जज नहीं है, हम सिर्फ एक लिसनर है, एक्टिव लिसनर है। नाज़रीन वक्फे का वक्त हो रहा है, वापस आके यही सिलसिला जारी रखेंगे और डॉक्टर सुहेल अब्बास गिलानी से बातें करते रहेंगे। वक्फे से पहले मैं अपने स्पॉन्सर इब्न सीना का शुक्रिया अदा करूंगा जो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं। स्टे विद अस। We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सीना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं। We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy, if medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे स्ट्रेस की, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की, कैसे बात की जाए। 3 बातें डॉक्टर सुहेल अब्बास गिलानी ने आपको बताई। एक तो ये कि आप न्यूट्रल जगह का इंतखाब करें, दूसरा ये कि आप दूसरे की बात सुने, और तीसरा ये कि जज ना करें। अब इसी सिलसिले को आगे रखते हैं, जारी रखते हैं डॉक्टर गिलानी। दूसरी आप बताएं कि इसमें क्या एलिमेंट्स और होने चाहिए। देखिए, आपसे मेरी इतनी पुरानी दोस्ती है, यू नो कि मैं जो हूं इस चीज के ऊपर बहुत एम्फसाइज करता हूं कि बात की जाए, बात का रिश्ता ना तोड़ा जाए। कम्युनिकेशन नहीं छूटनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी किसी से नाचाकी भी है तो आप बात करें और उसको बात करके खत्म करें, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि आसिम, मैं बना ही सिर्फ लैंग्वेज से हूं और मुझमें जो डिजायर आ रही है वो डिजायर भी लैंग्वेज से ही आ रही है। दोनों चीजें। डिजायर का मतलब ये है कि अगर मेरे अंदर एक ख्वाहिश होनी चाहिए, सुनने वाले में ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो कल को लुक फॉरवर्ड करे। ये बहुत ज्यादा इंसान का इंसान से बात करना इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि
इंसान दूसरे इंसान को अगर चाहता है या नहीं चाहता, या अगर नफरत करता है, नफरत गलत वर्ड है, लेकिन स्टिल अगर किसी से उसकी नाचाकी है, उसको पसंद नहीं करता, तो वो भी जबान का उसमें असर है। क्योंकि आपकी जबान अगर मीठी है तो लोग आपको पसंद करते हैं, और अगर आपकी जबान तल्ख है, करख्त है, तो फिर हो सकता है लोग आपको पसंद ना करें, आपसे बात करना ना चाहें। राइट, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल। जो 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 जुबान का रिश्ता है, जो बात करने का इंसान के साथ रिश्ता है, इट्स अ रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। तकरीबन आप समझें कि आज से तकरीबन 150 साल पहले जर्मनी में एक फलसफी गुजरे हैं, बहुत लोग फेमिलियर होंगे, इट वाज फ्रेडरिक नीत्शे। तो उस जमाने में यूरोप चेंज हो रहा था, जर्मनी चेंज हो रहा था, वहां पे वो मॉडर्नाइज हो रहे थे, उनकी इकोनॉमी चेंज हो रही थी, वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी से वो इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे। एंड नीत्शे कुड सी, बीइंग अ फिलोसोफर, ही वाज एबल टू सी कि दुनिया किस तरह चेंज होगी, लोगों से लोग कैसे टूटेंगे, इसका इम्पैक्ट कितना आएगा। उसी चीज को, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर कार्ल मार्क्स ने जब उसके ऊपर लिखा था, एलियनेशन ऑफ सेल्फ के ऊपर, और दूसरा कमोडिटी फैटिशिज्म पर, तो उसने इस चीज को बड़ा अच्छे से आइडेंटिफाई किया है। फ्रॉइडियन थिंकिंग हमें क्यों पसंद है? फ्रॉइडियन थिंकिंग इसलिए पसंद है कि फ्रॉइड जो है ये कैपिटलिज्म को चैलेंज कर रहा है। फ्रॉइडियन आइडियाज जो है वो ह्यूमनिस्ट आइडियाज हैं, वो उस इस्तेसाली निजाम को चैलेंज करते हैं जिसमें इंसान से टूटता है, इंसान क्लासेस में बंटता है, और फिर वो बट के अलग अलग चीजों से कमोडिटीज के साथ अटैच कर जाता है। नाज़रीन के लिए बताना पसंद करूंगा कि सिगमंड फ्रॉइड, जिसको आप साइकियाट्री के बाबा साइकियाट्री भी कह सकते हैं, हमारी साइकियाट्री जो है उसकी बुनियाद एक तरह से देखा जाए तो सिगमंड फ्रॉइड ने रखी। उनके आइडियाज, जैसे कि डॉक्टर गिलानी कह रहे हैं, कि बहुत रेवोल्यूशनरी भी हैं, कुछ उसमें कंट्रोवर्शियल भी हैं, जैसे हर इंसान की जिंदगी में कई कंट्रोवर्शियल आइडियाज होते हैं, लेकिन ज्यादातर उनके आइडियाज रेवोल्यूशनरी थे, जिससे साइकियाट्री का जो मॉडर्न साइकियाट्री है, जिससे साइकियाट्री का आगाज हुआ। जी कंटिन्यू करें आप। मैंने कहा नाज़रीन को थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता दूं। तो उसमें जरूरी है हमें जो है एज साइकियाट्रिस्ट्स, पहले तो मैं कहूंगा कि एज अ साइकियाट्रिस्ट हमें इस चीज की बड़ी एक्टिवली, इसके हमें प्रोपोनेंट होना चाहिए, इसको बड़ा हमें एडवोकेट करना चाहिए ऑन द इश्यू ऑफ टॉकिंग टू पीपल। सिर्फ बात करने से नहीं होगा, हमें जो इनफैक्ट जो हमारे माशरे में फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जिस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगी हैं, उस रिस्ट्रिक्शंस को काउंटर करना पड़ेगा। जब तक वो चीज की रिस्ट्रिक्शन काउंटर नहीं होगी, तब तक ये इस्तेसाली निजाम ओवरऑल हम काउंटर नहीं कर पाएंगे। इसको तोड़ने के लिए कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि जो रिस्ट्रिक्शन है उसको काउंटर करने के लिए करेक्ट चाहिए इंसान को, उसको काउंटर करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और हर आदमी नहीं कर सकता काउंटर। इवन हम अमेरिका में रहते हैं जहाँ पे हर तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी देखने में आया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इस्तेसाल होता है। वो नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है या किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होता है, लेकिन स्टिल उसमें प्रॉब्लम है। तो अगर इंसान को हम फ्रीडम ना दे मूवमेंट की या स्पीच की, तो स्ट्रेस लेवल तो बढ़ेगा बहुत ज्यादा। फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कौन करता है? जो किसी ना किसी तरह से सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। देखिए, इसमें बड़ी खतरनाक, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफली बता देता हूं कि एक तो उन माशरों में, जिन माशरों में एक एग्जिस्टेंशियल प्रेशर, अपने वजूद को लेके प्रेशर बढ़ता है ना, कि मैं परेशान हो गया कि कल खाना होगा या नहीं होगा, घर में बच्चों को लिए चीजें होंगी नहीं होंगी, मेरी जॉब परसिस्ट करेगी या नहीं करेगी, बेटी की शादी होगी या नहीं होगी, ये सारे जितने भी सोशल प्रेशर्स है ना, वो इंसान को बड़ा सेंसिटिव करते हैं ऑन डिफरेंट इश्यूज। उसमें सबसे दो चीजें होती हैं। एक तो इंसान ट्रूथ को, एब्सोल्यूट ट्रूथ देखना शुरू कर देता है, और दूसरी चीज ये होती है असल के एक दूसरे पे ट्रस्ट आहिस्ता खत्म हो जाता है। अगर माशरे में स्पीच पे रोकथाम कर दी जाए तो माशरा जो है वो ट्रस्टफुल माशरा नहीं होगा, वो माशरा एक दूसरे पे शक करने वाला माशरा होगा। और जब जहां पे एक दूसरे पे शक करने वाला माशरा होगा, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे, वो बाइनरीज में सोचेंगे, चीजें या तो ग्रीन या तो चीजें ब्लैक हैं या व्हाइट है, बीच में ग्रे एरिया नहीं देखा जाएगा इंसान। और ये ब्लैक एंड व्हाइट का जो कल्चर है ये बड़ा खतरनाक है, खासकर हमारे, बड़ा खतरनाक, क्योंकि इंसान ज्यादातर मेरी नजर में तो ग्रे एलिमेंट में ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट
या तो लोग अच्छे हैं या लोग बुरे हैं, ऐसा नहीं होता। लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग दरमियान में होते हैं। उनमें कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं, हम में भी ऐसी है। तो अगर हम इसको ग्रे एरिया कंसिडर करें तो जिंदगी थोड़ी सहल हो जाती है। देखिए ना, असल लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज कंस्ट्रक्टेड लाइक अनकॉन्शियस। मेरा जो अनकॉन्शियस है उसके अंदर लैंग्वेज बनी हुई है मेरी। वो ओवर द इयर्स, बचपन से जब मैं पैदा हुआ, मैं बड़ा हुआ, फिर मैं एडोलेसेंट में आया, वो सारा टाइम पीरियड जो है वो मेरे सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में वो आहिस्ता आहिस्ता वो जमा है। उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये तो बताएं कि लैंग्वेज में बातचीत करते हुए किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि ये चीजें आप बिल्कुल ना करें। आपने ये तो बताया कि किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, जो चीजें करें। अब ये भी कुछ टिप्स लोगों को दें कि कोई आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उनमें क्या चीजें बिल्कुल हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं समझता हूँ कि किसी पे आप लुक डाउन ना करें, किसी को इस तरह से ना देखें कि उसकी तजलील हो, लेकिन आप इसमें बताएं कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। एक तो थोड़ा सा मैं उसको वापस से रिकैप करता हूँ ऑन हाउ टू टॉक टू पीपल, कि उसमें आप क्या चीज ना करें। अगर खास तौर पे अगर आपको कोई अपनी पर्सनल बात बताने आ रहा है तो ये दिल में सोच लें कि ये एक ऐसा राज होगा जो हमेशा के लिए दफन होगा पेट में या दिल में या दिमाग में, जहां पे भी आदमी को लग रहा है ना कि मैं अपने राज दफनाने वाला हूं। जहां पे कुछ लोग पेट में दफनाते हैं, कुछ लोग सर में दफनाते हैं, कुछ लोग दिल में दफनाते हैं। जो जहां पे दफनाना चाहे उसको दफना दें। इट शुड नेवर कम बैक अगेन, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम किसी को कोई एडवाइस ना दें। यूजुअली अगर मुझसे कोई पूछता है कि फलानी चीज में अभी कोविड-19 में क्या करें, इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो क्या मैं मेडिटेशन सुनूं, क्या मैं, तो उसमें मैं उनसे यूजुअली यही कहता हूं कि आपने अब तक फिलहाल आपने क्या किया है, तो उससे मुझे पता लग जाता है। वरना अक्सर आप खुद थोड़े से अजीब से लगते हो, किसी को आप बहुत सारी एडवाइजेस दो और वो आपको कहेगा ये सब मैं कर चुका हूं। अक्सर लोग ये सब चीजें कर चुके होते हैं। लोग आपके पास बात करना आते हैं ताकि अपने दिल को थोड़ा सा आप जो कर रहे होते हैं उसी की रीअश्योरेंस चाह रहे होते हैं, रीअश्योरेंस चाह रहे होते हैं। वो हाथ थामने वाला मोमेंट है, वो हाथ ऊपर कर एडवाइस देने वाला मोमेंट नहीं होता। तो ये चीज है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपस में हम सबको पाकिस्तानियों को खास तौर पे, अपने जो दोस्तों को, सबको मैं ये कहता हूं कि अपने अंदर अगर एक माशरे के अंदर चेंज लाना है तो इस सब चीजों को तोड़ना पड़ेगा कि मुझे इस फलाने की बात अच्छी नहीं लग रही, फलाने से मैं बात नहीं करना चाह रहा, मैं बात करूंगा। अपने अंदर एक शोर मचाना है लोगों में, आपस में। ऑल्दो पूरी तरह तो नहीं इसके ऊपर वो होता, लेकिन इसमें इफ्तिखार आरिफ साहब के कुछ दो शेर में आपको सुनाता हूं। वो हमें थोड़ा ज्यादा महसूस होता है, दिल में ज्यादा पेनफुल महसूस होता है, क्योंकि वो इमिग्रेशन के और अपना मुल्क छोड़ने के कॉन्टेक्स्ट में भी है। लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहते हैं, इट्स अ रेवोल्यूशनरी पोएट्री। और ये सिर्फ इफ्तिखार आरिफ जैसे आदमी ही इस तरह की दर्दनाक बात कह सकते हैं। ये करना बड़ा मुश्किल काम है। वो ये कहते हैं कि गली कूचों में हंगामा बपा करना पड़ेगा। कहते हैं गली कूचों में हंगामा बपा करना पड़ेगा, जो बातें दिल में है अब उनका तस्करा करना पड़ेगा। इसके बाद वो थोड़ा सा रिलीजियस मेटाफोर तो यूज कर रहे हैं, मगर उस मेटाफोर का मतलब रिलीजियस मेटाफोर नहीं है। वो कहते हैं गली कूचों में हंगामा बपा करना पड़ेगा, जो बातें दिल में है अब उनका तस्करा करना पड़ेगा। नतीजा करबला से मुख्तलिफ हो या वही हो, मदीना छोड़ने का फैसला करना पड़ेगा। वाह, क्या बात की। इसी के साथ हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाते हैं। जो आपने बातें बताई वो बहुत फलसफियाना भी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर कोई जिंदगी में स्ट्रेस है या कुछ है तो कम्युनिकेशन को कभी खत्म ना करें, कम्युनिकेशन जारी रखें। अगर आप किसी से डिसएग्री करते हैं तो भी कम्युनिकेशन करें, और अगर आपको लगता है कि कोई आपसे डिसएग्री करता है तो उससे भी कम्युनिकेशन रखें। न्यूट्रल रहें और लोगों को जज ना करें। और अगर आप ये बेसिक एलिमेंट्स अपनी जिंदगी में अपना लें कि आप लोगों को जज नहीं करेंगे, आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, आप किसी को बुरा या अच्छा नहीं समझेंगे, आप सबको एक तरह का समझेंगे, तो आपकी जिंदगी बहुत सहल हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी, और आपको इंशाल्लाह स्ट्रेस का सामना नहीं होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहेल अब्बास गिलानी आपका। आपने जो बातें आज बताई वो बड़े मुख्तलिफ एंगल से बताई। आपके अशार का बहुत शुक्रिया। आपने जो है तो कोई भी अशार नहीं था इसमें। बहुत शुक्रिया आपका जो आपने सुनाए, और थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।